नमस्कार, सत श्री अकाल, खमागणी मेरे दोस्तों। वेलकम बैक टू योर बिलवेड चैनल द रॉयडर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्क्लेमर पार्ट को स्किप कर रहा हूं। लास्ट दोनों वीडियोस में डिस्क्लेमर दिए हुए हैं, आप सुन सकते हैं। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में भी हार्ड हिटिंग ट्रुथ होगा विदाउट एनी शुगर कोटिंग। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन फैब्रिकेट नहीं किया है। सभी इन्फॉर्मेशन पब्लिक फोरम यानी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध हैं और डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी प्रोवाइड किया हुआ है। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक फेमस मूवी का डायलॉग सुनाना चाहूंगा। इस सीन में मूवी का मेन कैरेक्टर अपने दोस्त को बोलता है, अच्छा हुआ बापू रियल में नहीं है, आज वो यहाँ होता तो ये डरे हुए लोगों के देश को देखकर बहुत रोता। वो बोल बोल के मर गया कि सच बोलो, लेकिन आज कोई सच बोलता है तो लोग उसकी वाट लगा देते हैं। तो आज वही सच बोलने का दुस्साहस मैं करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मूवी को बनाने वालों ने यदि मेरा ये वीडियो देखा तो वो मेरी वाट लगा देना चाहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द फादर ऑफ नेशन, द ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया, जिसकी छवि देश के करेंसी के नोट्स पर हैं। इसको बॉलीवुड, हॉलीवुड और दुनिया की तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज में यूलोजाइज किया गया है। वर्ल्ड मीडिया ने भी इसको एक डेमीगॉड का स्टेटस दे रखा है। इसको कुछ ऐसे प्रोपगेट किया गया है कि साधारण लोग मानते हैं कि ही वॉज अ लार्जर देन लाइफ एंड इम्पेकेबली राइटियस पर्सन हु ऑलवेज हेल्ड अ हाई मोरल ग्राउंड। बट हाउ मच ऑफ इट वॉज रियली ट्रू? डज ही डिजर्व टू बी कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन? वॉज ही अ मॉन्स्टर इन द गाइज ऑफ ए सेंट? Is the halo surrounding him the result of clever repackaging? Let's explore into the less explored personality traits of, yes, you guessed it right, गांधी। तो पहला पॉइंट है, वॉज ही अ रेसिस्ट? दोस्तों, गांधी 1893 से 1914 तक साउथ अफ्रीका में रहा और इस दौरान उसने लगातार नेटिव अफ्रीकन ब्लैक्स को काफिर्स एंड सैवेजेस कहकर संबोधित किया। काफिर एक इस्लामिक टर्म है जिसको एक गाली के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसका डेफिनेशन है जो अल्लाह को ना माने, उसके नबी को अपना रसूल ना माने, जो ईसा, मूसा, मिखैल, जिब्राइल को ना माने। इन शॉर्ट, नॉन मुस्लिम, बट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक थियोलॉजी काफिर वाजिबुल कत्ल है। 1893 में उसने नेटल पार्लियामेंट को लेटर लिखते हुए कहा था, इंडियंस आर बेटर देन अफ्रीकन सैवेजेस, यानी इंडियंस अफ्रीकन सैवेजेस से बेहतर होते हैं, इसलिए इंडियंस को उनकी तुलना में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। 1904 में जब डर्बन में प्लेग फैल रहा था, तब गांधी ने नेटिव अफ्रीकन्स को दोषी ठहराते हुए वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर लिखते हुए कहा, ये प्लेग तब तक नहीं ठीक हो सकता जब तक आप इंडियंस को अफ्रीकन काफिर्स के साथ रखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल लीड करते हैं। एक एक्सेप्ट में गांधी ने लिखा, आई वेंचर टू पॉइंट आउट दैट बोथ द इंग्लिश एंड द इंडियंस स्प्रिंग फ्रॉम अ कॉमन स्टॉक कॉल्ड द इंडो आर्यन। अ जनरल बिलीफ सीम्स टू प्रिवेल इन द कॉलोनी दैट the Indians are little better, if at all, than savages or the natives of Africa. Even the children are taught to believe in that manner, that the Indian is being dragged down to the position of a raw kafir. Must withdraw the kafirs from the location. About this mixing of the kafirs with the Indians, I must confess I feel most strongly. I think it is very unfair to the Indian population and it is an undue tax on even the proverbial patience of my countrymen. The Kafirs are ruly, uncivilized people, the convicts even more so. They are troublesome, very dirty and live almost like animals. और चूंकि साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, he was of the opinion that the whites should be the predominant race and Indians should be the second to them or their subsidiaries. गांधी ने लिखा, we believe also that the white race in South Africa should be the predominating race. I have no doubt about the soundness of my advice. However much one may sympathize with the Bantus, Indians cannot make common cause with them. Bantus basically refers to the Africans. जब तक गांधी 38 साल के नहीं हो गए, तब तक इन्होंने लगातार अफ्रीकन्स को काफिर्स और सैवेजेस कहकर संबोधित किया। यही कारण है कि ट्विटर पे गांधी मस्ट फॉल ट्रेंड किया था और घाना में उनकी स्टैचू 2016 में गिरा दी गई थी। गांधी ने 1906 में भी ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, जिसमें अफ्रीकन ज़ुलूस को मैसेकर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वॉज ही अ ब्रिटिश स्टूज, अ मोल, एंड डिड ही इवन स्टैंड अप फॉर द इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल? लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, गांधी के अफ्रीका के एक्सप्लॉइट्स के टाइम से ही ब्रिटिश ने गांधी को चुन लिया था एज अ स्टूज, अ मोल, हु स्टूड एज अ परफेक्ट कैंडिडेट टू पैसिफाई द इंडियंस अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। जैसे ही वो इंडिया में लैंड किए, उनको रातों रात सुपरस्टार बना दिया गया बिकॉज मीडिया ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में थी।
गांधी ने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को कम से कम 2 डेकेड यानी 2 दशक पीछे धकेल दिया और एंश्योर किया कि हमको इंडिपेंडेंस या ट्रांसफ़र ऑफ पावर ब्रिटिश सरकार के कंडीशंस पे मिले, और इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर उन्हीं पे बेस्ड है। दोस्तों, हमको ये बताया जाता है कि गांधी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए जेल गए थे, बट द फैक्ट इज़ दैट कि गांधी पूना के आगा खान पैलेस में हाउस अरेस्ट में थे और गांधी को हमेशा सर्व करने के लिए 3 लड़कियां रहती थी और गांधी फ्रीली प्रेस से बात करते थे। गांधी के कुछ एक्सर्प्ट्स फ्रॉम हिज लेटर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्होंने लिखा था, इन माई हम्बल ओपिनियन nobody has cooperated with the British government as much as I have for an unbroken period of 29 years of public life in the face of circumstances that might well have turned any other man into a rebel. I ask you to believe me when I tell you that my cooperation was not based on the fear of the punishments provided by your law or any other selfish motives. It was free and voluntary cooperation based on the belief that the sum total of the British government was for the benefit of India. I put my life in peril 4 times for the sake of British Empire. दोस्तों, लेटर तो और लंबा है पर मैं यहीं एंड कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद गांधी अपनी वीर गाथा सुनाते हुए ब्रिटिश सरकार को बताते हैं उन्होंने कब कब अपनी जान को जोखिम में डालकर क्राउन की रक्षा की। और कुछ एक्सर्प्ट्स में उन्होंने लिखा, ब्रिटिश कैन कंटिन्यू टू रूल इंडिया इफ दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट इंडियन कल्चर एंड इफ इंग्लैंड कुड हेल्प इंडिया रिटर्न टू द पैलियोलिथिक एरा बाय फ्रीइंग देम ऑफ रेलवेज, लॉयर्स, doctors, telegraphs, machinery, hospitals, machine-made clothing, etc. I'll admit you are my rulers and I have no objection to you being in my country. इसके अलावा गांधी अरविंद पैक्ट में भी कहीं भी इंडिपेंडेंस या डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं की गई थी। गांधी भारत के झंडे पर यूनियन जैक, जो कि ब्रिटिश झंडे को कहते हैं, उसको ऐड करने की जिद पे अड़ गए थे। उनको बहुत गुस्सा आया या आक्रोशित हुए जब लॉर्ड माउंटबेटन के फ्लैग प्रपोजल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिजेक्ट किया। उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं भारत के झंडे को सैल्यूट नहीं करूंगा यदि चरखे को अशोक चक्र से रिप्लेस किया गया। गांधी कंटेंडेड, बट व्हाट इज रॉन्ग विथ हैविंग द यूनियन जैक इन अ कॉर्नर ऑफ आवर फ्लैग? इफ हार्म हैज बीन डन टू अस बाय द ब्रिटिश, इट हैज नॉट बीन डन बाय देयर फ्लैग एंड वी मस्ट ऑल्सो टेक नोट ऑफ द वर्च्यूज of the British. They are voluntarily withdrawing from India, leaving power in our hands, said Mahatma Gandhi, lamenting over the rejection of the Union Jack in India's national flag. If while we employed Lord Mountbatten as our servant, we also had the Union Jack in a corner of our flag, there would be no betrayal of India in this. If I had the power I once had, I would have taken people to task for it. After all, why should we give up our humanity? I must say that if the flag of the Indian Union will not embody the emblem of the charkha, I will refuse to salute that flag. You know, the national flag of India was first thought of by me, and I cannot conceive of the India's national flag without the emblem of the charkha. आफ्टर इंडिपेंडेंस 1956 में जब क्लेमेंट एटली, जिसने इंडिपेंडेंस एक्ट पे साइन किया था, जब कोलकाता आए तब उससे बंगाल के गवर्नर ने पूछा अबाउट हु प्लेड द मोस्ट पिवटल रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। एटली ने कहा इट वॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड हिज INA दैट प्लेड अ पैरामाउंट रोल इन पुशिंग अस अवे एंड वीकनिंग अस। और जब पूछा गया अबाउट गांधीज रोल, he dismissed the role of Gandhi's non-violence movement in the independence struggle as minimal. So ये जो हमको बताया जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, सरासर झूठ है, क्योंकि INA के 36,000 सैनिकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस प्रेसिडेंसी से हटाने के लिए गांधी हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे, और तो और गांधी ने ब्रिटिश सरकार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर करने का प्रॉमिस भी किया था, क्योंकि वो उस समय वांटेड थे। उधम सिंह ने जब लंदन में जाके जनरल माइकल ओडॉयर की हत्या की तो गांधी ने कहा जो उधम सिंह ने किया वो पागलपन था, पर कभी भी माइकल ओडॉयर को जालियांवाला बाग मैसेकर के लिए कंडेम नहीं किया, उसकी निंदा नहीं की। अगला सवाल है, वॉज ही अ सेक्सुअल प्रेडेटर? लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, गांधी के सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स इतने अजीब थे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस ट्रेवनकोर स्टेट ऑफ इंडिया ने गांधी के बारे में कहा था, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस सेमी रिप्रेस्ड सेक्स मेनियक। इवन उनके सबसे बड़े एडमायरर नेहरू को भी कहना पड़ा था कि गांधी के सेक्सुअल मैल प्रैक्टिसेस बहुत ही अननेचुरल और एबनॉर्मल हैं। इसकी शुरुआत होती है 1885 में, जब गांधी अपने मरते हुए फादर को उनके डेथ बेड पर छोड़कर अपनी वाइफ कस्तूरबा बाई के साथ संभोग यानी सेक्स करने के लिए चले जाते हैं।
इससे उनके फादर की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए वो गिल्ट में जीने लगते हैं, पर 2 दशक और 2 बच्चे पैदा करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब मुझे ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है और यही चैस्टिटी और प्योरिटी है। 1907 में उन्होंने कहा कि ये हर इंडियन की ड्यूटी है कि वो कभी भी शादी ना करे और अगर करते भी हैं तो सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहें। और इन्हीं थॉट प्रोसेस पे बेस्ड उन्होंने आश्रम की स्थापना की, जिनमें वो महिलाओं, पुरुषों, बच्चे बच्चियों के साथ सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, जिसमें उनको साथ में निर्वस्त्र अवस्था में या नग्न अवस्था में नहाना होता था, सोना होता था, पर यह इंश्योर किया जाता था कि वो कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो, इवन इफ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। पर ये रूल्स गांधी जी पे एप्लीकेबल नहीं थे, क्योंकि वो कई बार नग्न अवस्था में अकेले में लड़कियों के साथ नहाया करते थे और उनके साथ सोया करते थे। और इन सब के डिफेंस में उनका कहना था कि ये सब करते समय वो अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे। इन एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत उन्होंने अपने सेक्रेटरी सुशीला नायर के साथ की। काफ़ी क्रिटिसिज्म के बाद भी गांधी अपने एक्टिविटीज़ से बाज नहीं आए। इनफैक्ट उनकी वाइफ के डेथ के बाद उसके एक्सपेरिमेंट्स और इंटेंसिफाई हो गए। वो अब ये एक्सपेरिमेंट्स और यंग लड़कियों के साथ करने लगे। वो अपने ग्रैंड नेफ्यू की वाइफ आभा और अपनी ग्रैंड नीस मनु के साथ नग्न अवस्था में नहाने और सोने लगे थे। ये वही लड़कियां हैं जो उनके डेथ के टाइम पे उनके साथ थी। दोस्तों, मैंने जब गांधी जी के एक्सपीरियंसेस जो कि उन्होंने खुद लिखे थे उनके बारे में जब पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी डिल्यूजनल पागल सनकी के बारे में बात की जा रही है, जिसके दिमाग का रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं है। मुझे पता नहीं कोई इन सब बातों को कैसे जस्टिफाई करेगा, पर ये सब तो आज के टाइम पे अलाउ ही नहीं किया जाता, और अगर कोई छुपके करता भी तो उसको जेल होना निश्चित है। गांधीज बेंगोली ट्रांसलेटर निर्मल कुमार बोस वाज शॉक्ड टू सी गांधी स्लीपिंग नेकेड विद वुमेन, जिन्होंने 1953 में एक किताब लिखी थी माई डेज विद गांधी, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। आरपी परशुराम, जो कि गांधी के आश्रम में टाइपिस्ट और स्टीनोग्राफर के तौर पे काम करते थे, उनका गांधी को लिखे हुए खत का हिंदी अनुवाद करके मैं आपको सुनाता हूँ। पूज्य बापू, आप जानते हैं कि मैं कितने शर्मीले और अनफॉरवर्ड स्वभाव का हूँ, पर आपको ये समझना चाहिए कि मैं कितना आक्रोशित हूँ कि मैं अपने शाइनेस को ओवरकम करके इतना बोल्ड होकर आपको खत लिख रहा हूँ। इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ और आप गलत। मैं आपके आश्रम में आपके और आपके आश्रम के इनमेट्स के प्रति बहुत सम्मान लेकर आया था, पर आने के 24 घंटों में मेरे सम्मान को धक्का लगा। यहाँ आने के पश्चात उस सम्मान का एक हिस्सा आपने खो दिया है। मुझे आपके महिलाओं के साथ सोने से आपत्ति है। मुझे अमीन भाई ने बताया कि वो अचंभित हुए आपकी अपनी पोती मनु को आपके बिस्तर में जाते हुए देखकर। मटुंगा में वो पंजाबी लड़की जो मेरे सामने वाले कमरे में रहती थी, वो किसी की परवाह किए बिना बिलख बिलख कर रोती थी। और 24 साल की फिजिशियन डॉक्टर सुशीला बहन, जो कि अक्सर रोया करती थी, वो हमेशा बीमार रहती थी। और किसने सुना है कि एक डॉक्टर रात को रोती है। मुझे, निर्मल बाबू को और सुचेता बहन को आपके प्रैक्टिसेस पसंद नहीं है। दुनिया इसको गलत मानती है और एक आदमी कितना भी महान क्यों ना हो, ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आपके लड़कियों से नग्न अवस्था में मसाज लेने से और नहाने से और उनके कंधों पे हाथ रखने से आपत्ति है। जो लोग ये जानते हैं वो लोग कहते हैं कि मसाज लेते समय आप कम से कम अपने गुप्तांग यानी जेनाइटल्स को ढक ही सकते हैं। रामचंद्रन ने कहा कि आप उनकी नज़रों से गिर गए। ये तो हद है। आप कितने भी महान क्यों ना हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। और जब कोई आपकी गलतियों के लिए आपको कन्फ्रंट करता है तो आप इरिटेट हो जाते हैं। अगला सवाल है, हाउ पीसफुल वॉज गांधी? वॉज ही एंटी हिंदू एंड एंटी सेमाइट? दोस्तों, गांधी ने एडोल्फ हिटलर, जी हाँ वही हिटलर जिसने 60 लाख ज्यूज़ यानी यहूदियों को गैस चेंबर में डलवाकर मैसेकर किया, उस हिटलर को डियर फ्रेंड से संबोधित करते हुए कहा था कि हिटलर वॉज द ओनली पर्सन हु कुड स्टॉप वर्ल्ड वॉर विच में रिड्यूस ह्यूमैनिटी टू द सैवेज स्टेट। उन्होंने ज्यूज़ को भी लेटर लिखकर कहा था कि ज्यूज़ ought to offer सत्याग्रह in front of the Arabs and offer themselves to be shot or thrown into the Dead Sea without raising a little finger against them। दोस्तों, गांधी हिंदुओं को भी कुछ ऐसी ही बातें कहते थे जब हिंदुओं के ऊपर जनसंहार होता था। दोस्तों, टर्की में ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद उसको पुनर्स्थापित करने के लिए 1921 में मोहम्मद अली देश में खिलाफत आंदोलन के लिए सहयोग पाने के लिए घूमते रहा, पर उसको सपोर्ट कहीं से मिल नहीं रहा था।
तब उसको गांधी ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया और हिंदुओं को भी मुसलमानों का सपोर्ट करने के लिए अर्ज किया। और खिलाफत आंदोलन की आड़ में केरल में मोपला के मुसलमानों ने मालाबार के हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा जनसंहार किया, जिसमें 10,000 से ज़्यादा हिंदू मारे गए, 1500 से ज़्यादा फोर्सिबली इस्लाम में कन्वर्ट हुए और 1 लाख से ज़्यादा हिंदू अपने घरों से विस्थापित या निष्कासित हुए। मुसलमानों ने इसमें बर्बरता की सारी सीमा पार कर दी, मंदिर तोड़े गए, महिलाओं की गरिमा लूटी गई और गर्भवती महिलाओं के पेट चीर दिए गए। गांधी ने इसके लिए प्रशासन से लेकर हर तरफ ब्लेम शिफ्ट किया, पर मुसलमानों की ओर एक बार भी ब्लेम नहीं आने दिया। इस जनसंहार के लिए गांधी ने मुसलमानों को बेचारा और बहादुर बताया और हिंदुओं को ही दोषी ठहरा दिया। उसने लिखा, मोपला की बर्बरता के लिए हिंदुओं को अपने अंदर झांकना चाहिए, उनको पता चलेगा कि इसके लिए वो स्वयं दोषी हैं। उन्होंने कभी भी मोपला मुसलमानों की परवाह नहीं की। हिंदुओं ने सिर्फ उनसे नफरत किया, उनको अपने मित्र या पड़ोसी नहीं माना। अब मोपला या मुसलमानों पर क्रोधित होने से कोई लाभ नहीं। मौलाना हजरत मोहानी ने जब इस घटना की प्रशंसा करते हुए इसको इस्लामिक जिहाद बताया तो गांधी ने शॉकिंगली मौलाना का बचाव किया, उसकी सराहना की और मुद्दे को भटकाते हुए कहा, मौलाना अंग्रेज़ों को अपना दुश्मन मानता है और उसके खिलाफ लड़ी हर लड़ाई को वो डिफेंड करेगा। मौलाना एक सच्चा और बहादुर आदमी है, उसका हिंदुओं के प्रति कोई इल विल नहीं है। देयर इज़ नो ग्रेटर नेशनलिस्ट और अ ग्रेटर लवर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी देन मौलाना। गांधी आगे कहते हैं, अवश्य जबरन धर्मांतरण बुरा है, पर मोपला के मुसलमानों ने जो बहादुरी दिखाई उसके लिए उनकी सराहना करनी चाहिए। मोपला के मुसलमान तो अपने मजहब के लिए लड़ रहे हैं, वो बहादुर हैं। दे आर ब्रेव गॉड फियरिंग मुस्लिम्स हु वर फाइटिंग फॉर व्हाट दे कंसिडर रिलीजन एंड इन अ मैनर विच दे कंसिडर एज रिलीजियस। मुझे हिंदुओं को ये कहते हुए कोई असहजता नहीं हो रही है कि वे जबरन कन्वर्जन से पहले मृत्यु को स्वीकार कर लें। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि कुछ हिंदुओं ने कन्वर्जन के पहले मोपला की तलवार को स्वीकार कर लिया। I was delighted to be told that there were Hindus who did prefer the Mopla hatchet to forced conversion। दोस्तों, ये सारी घटनाएं गांधी की आंखों के सामने उसकी देख रेख में हो रही थी। उसने कभी भी मुसलमानों की निंदा नहीं की, यहाँ तक कि उनको रुकने के लिए भी नहीं कहा। गांधी ने अनकंडीशनली अली ब्रदर्स के सारे डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जो निम्नलिखित थे। हिंदू गो हत्या पे कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, हिंदू हिंदी छोड़कर उर्दू या फारसी बोलेंगे, हिंदू अपने धार्मिक प्रोसेशंस को मस्जिद के आसपास नहीं करेंगे, हिंदू कीर्तन भजन नहीं करेंगे यदि वो मुसलमानों को ऑफेंड करता हो तो। और 5वां पॉइंट मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इफ मुस्लिम्स अटैक अनप्रोवोक्ड देन हिंदूज मस्ट ग्लैडली सबमिट टू देम बाय ब्रेव अपील्स टू द गुडनेस ऑफ द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड दे मस्ट नॉट रिटेलिएट। गांधी ने कहा, When I met मौलाना मोहम्मद अली it was love at first sight। इसके रिटर्न में मोहम्मद अली ने कहा, मैं गांधी को सबसे घटिया मुसलमान से भी घटिया मानता हूँ। Needless to say it was a one-sided unrequited love। दशकों बाद जब 21 लाख भारतीयों की मृत्यु पर इस देश का बंटवारा हुआ तो पीड़ित लोगों को कंसोल करते हुए, उनको सांत्वना देते हुए गांधी कहते हैं, यदि मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं तो हिंदुओं को बहादुरी से मृत्यु स्वीकार कर लेना चाहिए। हिंदुओं को अपने मन में मुसलमानों के प्रति कोई द्वेष या क्रोध का भाव नहीं रखना चाहिए। यदि मुसलमान हम सब हिंदुओं को मारकर अपना रूल यानी राजस्व स्थापित करना चाहते हैं तो हम एक नई दुनिया, एक नए इंडिया में प्रवेश करेंगे अपना बलिदान देकर। जीवन मरण तो लगा रहता है तो हम क्यों खुशी या शोक मनाएं। यही नहीं दोस्तों, गांधी ने ऐसी ही बात नोआखाली जनसंहार के समय की थी जिसमें 10,000 से ज़्यादा हिंदू मरे थे और मुसलमान हिंदू महिलाओं का अपहरण करके उनकी अस्मिता लूट रहे थे। तब गांधी ने कहा था, महिलाओं को विष पी लेना चाहिए यदि वे अपहरण और बलात्कार से बचना चाहती हों तो। दोस्तों, एक और बात ये कही जाती है कि गांधी वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक फॉर द रिलीज ऑफ the 55 crore that India was to give to Pakistan, but इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर पाया, इसीलिए मैं इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता। बट लॉर्ड माउंटबेटन वॉज ऑफ द ओपिनियन कि इंडिया को वो 55 करोड़ रिलीज़ कर देना चाहिए एंड गांधी वॉज इन एग्रीमेंट बिकॉज गांधी डिड नॉट बिलीव इन टिट फॉर टैट। दोस्तों, इन बातों को पढ़कर मुझे ऐसा लगा था दैट ही ऑलवेज वांटेड द एग्रेसर्स टू रिमेन एग्रेसिव एंड विक्टिम्स टू नेवर रेजिस्ट और रिटेलिएट। या तो फिर वो ये मानते थे कि यदि आत्मसमर्पण कर दिया जाए तो आपके अत्याचारियों को
गिल्ट यानी आत्मग्लानि का अनुभव होगा और वो सुधर जाएंगे। बट द आयरनी इज दैट यू डोंट लिव टू सी दैट। इट वॉज अ वेरी नाइव एंड अनप्रैग्मेटिक इम्प्रैक्टिकल अप्रोच। अगला प्रश्न है, वॉज ही अ हिपोक्रेट? ही वुड प्रोबेबली बी द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द वर्ड हिपोक्रेसी, क्योंकि उनकी वाइफ का डेथ भी उन्हीं के कारण हुआ था। उनकी वाइफ कस्तूरबा बाई, जिनको उन्होंने एक मीक काऊ बताया था, जब वो निमोनिया से सफ़र कर रही थी तो ब्रिटिश डॉक्टर्स ने कहा कि पेनिसिलिन शॉट से उनको बचाया जा सकता है। गांधी ने उसको अलाउ नहीं किया क्योंकि वो फॉरेन ओरिजिन का था, यानी विदेशी था। उन्होंने कहा हैव फेथ इन गॉड। इसके कारण उनके वाइफ की मृत्यु हो जाती है। पर इसके कुछ हफ्तों बाद ही जब उनको मलेरिया होता है तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं क्यूनाइन, जो कि स्वयं एक विदेशी ओरिजिन का मेडिसिन था, पर इस बार वो ड्रग को अलाउ करते हैं सर्वाइव करने के लिए। उन्होंने ब्रिटिश डॉक्टर्स को अपने ऊपर अपेंडेक्टोमी की सर्जरी भी करने दी। सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हिपोक्रेसी। दोस्तों 1920 में मुसलमानों ने 3 बहुत ही अश्लील और अभद्र किताबें हिंदुओं के ऊपर पब्लिश की, जिनको मस्जिदों में वितरण किया जा रहा था। इनका नाम था 19वीं सदी का लंपट महर्षि, कृष्णा तेरी गीता जलानी पड़ेगी, और सीता का छिनाला। बाय द वे, छिनाल मीन्स वैश्या या प्रोस्टिट्यूट। तो नेचुरली ऐसी किताबों के पब्लिश होने से हिंदुओं का मनोबल गिर गया था। जब गांधी से इस विषय पे पूछा गया तो गांधी ने इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी बताकर टाल दिया। इसके रिटेलिएशन में जब महाशय राजपाल ने इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद पे व्यंग्यात्मक शैली में लेकिन प्रमाणों एवं पूरी सत्यता से लिखी गई किताब प्रकाशित की, जिसका नाम था रंगीला रसूल, इस पर मुसलमान भड़क गए और धमकी देने लगे और फतवे जारी करने लगे। इस पर गांधी ने यंग इंडिया में मुसलमानों को भड़काते हुए लिखा, एक छोटे से पुस्तक विक्रेता ने कुछ पैसे बनाने के लिए इस्लाम के पैगंबर का अपमान किया है। ऐसे पुस्तक लिखने वालों को मुसलमानों द्वारा स्वयं सज़ा देनी चाहिए। महाशय राजपाल पर 5 साल तक केस चलने के बाद उनकी बेगुनाही साबित हुई और कोर्ट ने उनको बाइज्जत एक्विट कर दिया, यानी सम्मानपूर्वक बरी कर दिया। इसके जवाब में गांधी ने यंग इंडिया में मुसलमानों को भड़काते हुए आर्टिकल में लिखा, किसी व्यक्ति को अदालत से इंसाफ ना मिले तो उसे अपने आप इंसाफ करने का प्रयत्न करना चाहिए। वो मुसलमानों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए भड़का रहे थे। 2 बार हत्या के विफल प्रयासों के बाद तीसरा प्रयास सफल रहा और 6 अप्रैल 1929 को महाशय राजपाल को इल्मुद्दीन ने छाती में छुरा घोंपकर बेरहमी से मार दिया। मुसलमानों में उसको सच्चा मुसलमान बताया गया और उसको गाजी की उपाधि दी गई। उसका केस मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, पर फांसी से बचा नहीं पाया। इस घटना पर इल्मुद्दीन को नायक दिखाते हुए कई सारी फिल्में बनी, पर उसी के विपरीत हिंदुओं ने तो महाशय राजपाल को लगभग भुला ही दिया है। दोस्तों, आई विश आई वॉज मेकिंग इट ऑल अप, बट ही रियली डिड से दीज थिंग्स। ये इन्फॉर्मेशन मल्टीपल सोर्सेज से लिए हुए हैं और इन सब में गांधी का कैरेक्टर या चरित्र कंसिस्टेंट है। आप ये सोचिए कि मीडिया में इतनी ताकत है कि 70 सालों तक दुनिया को बेवकूफ़ बना के रखा, लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करके उसको साबोटाज करके रखा। गांधी की एक कहावत है, बुरा ना बोलो ना देखो ना सुनो। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने उसको बिल्कुल सटीक इंटरप्रेट करके उसका अनुवाद निकाला, सच ना बोलो ना देखो ना सुनो। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि गांधी ने हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया? Was Gandhi a racist? Was he a sex maniac? Was he a womanizer? Was he a false flag bearer of independence struggle who took credit for Netaji Subhash Chandra Bose's hard work? Was Gandhi a British stooge or a mole? Was he hypocrite? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब जाने की आज्ञा चाहूँगा। आशा करता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। Let's